का क्लासिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने, और मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे, इसी जीमैन इफेक्ट का क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब दोनों एक्सप्लेनेशन होने के बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका जीमैन इफेक्ट का क्वांटम एक्सप्लेनेशन। क्लियर? ये देखो, सबसे पहले इस वाली फिगर में देखो, इसमें क्या दिखाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये उस एटम का आउटर मोस्ट शेल है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ये मैंने डायरेक्शन दिखाई है, इस डायरेक्शन ऐसे होते हुए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका, रिवॉल्व। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये सब बातें मैं आपको पहले की वीडियोस में समझा चुकी हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी पर्टिकुलर क्या होगी, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो एल जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, उसका इस इलेक्ट्रॉन के घूमते हुए का एंगुलर मोमेंटम। ये देखो, जो ये एल की डायरेक्शन है ये दिखा रही है आपको कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। उसके अपोजिट देखो क्या है, न्यू एल। न्यू क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एल क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और न्यू एल क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपको पहले वीडियोस में बताया जा चुका है, आप अगर चाहें तो पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि न्यू एल और एल जो होते हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर या फिर म्यूचुअली अपोजिट होते हैं। जैसे अगर एल आपका उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, ऐसे होते हैं ये, मान लीजिए अगर एल आपका इस तरह से है तो न्यू एल जो मिलेगा वो इसके अपोजिट मिलेगा ऐसे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, दूसरे के अपोजिट। क्लियर? तो देखो, अगर यहाँ पे एल है तो न्यू एल क्या है, इसके अपोजिट। ये कंडीशन उस टाइम पे थी, अभी मत देखो मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ये कंडीशन उस टाइम है जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये एल जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रिसाइजिंग करने लग जाएगा, यानी कि इसके अराउंड घूमने लग जाएगा। सबसे पहले आप ये कंसीडर करो, आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो एल क्या रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा, वो प्रिसाइज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो एल जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके अराउंड घूमने लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम कंडीशन देख लेते हैं ये वाली। ये चीज मैं आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। न्यू एल क्या होता है, -e/2m एल, जिसमें एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मास, और म्यू एल क्या है उस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपकी कंडीशन होती है, किसकी, फॉर्मूला बताया गया है मैग्नेटिक मोमेंट का। म्यू एल नेगेटिव साइन किस लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। म्यू एल इक्वल टू -e/2m एल, ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि याद करना जरूरी है। देखो ये फॉर्मूला यहाँ काम आ रहा है ना। अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखूं, डायरेक्शन ना देखूं, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। एल को म्यू एल के नीचे ले आओ, म्यू एल बाई एल इक्वल टू e/2m। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, इसकी डायरेक्शन नहीं ली है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अब देखो, यहाँ तक की बात सिर्फ उस टाइम की थी जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। लेकिन जब आप उस एटम के ऊपर या फिर उस एटम को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो OL है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो B की डायरेक्शन के क्या अराउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा। मान लीजिए उस चीज को देखो, यहाँ समझो, L क्या है इस तरह से, और आपने B लगा दिया इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया वो आपने ऐसे लगा दिया, तो ये L जो है ये इसके अराउंड घूमने लग जाएगा यूं। ठीक है, मान लीजिए आपने अप्लाई किया BZ, यानी कि Z डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो L का जो Z कंपोनेंट है LZ, वो किसकी डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और L जो है वो इसके अराउंड घूमने लग जाएगा, यानी कि प्रिसाइज करने लग जाएगा। यहाँ पे भी ये दिखाया गया है कि L का जो Z कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और उसके अराउंड क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। इस LZ की वैल्यू क्या होती है, LZ क्या मतलब है, Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mlh/2π। ये बात भी आप पहले पढ़ चुके हैं, LZ इक्वल टू mlh/2π, जिसमें ml क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इस ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -L से लेके +L तक होती है। -L to +L यानी कि टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2L + 1। L क्या है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और ml क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, -L से लेके +L तक। टोटल वैल्यू ऑफ ml, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टोटल वैल्यू कितनी होती है, -L से +L करो तो कितनी हो जाएगी, 2L + 1। मान लीजिए अगर L की वैल्यू आपके पास है 1, तो ml की क्या वैल्यू हो जाएगी, -L to +L, दैट इज ml इक्वल टू
-1 0 +1 तीन वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल वैल्यू फैमिली कितनी होती है 12 + 1। ईच एल लेवल इज स्प्लिटेड इनटू 12 + 1 लेवल। अब देखो इस ml = 12 + 1 का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर उस L का एक सिंगल लेवल था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पहले अगर एक सिंगल लेवल में था, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो 12 + 1 लेवल में टूट जाएगा। अगर पहले उसका एक सिंगल लेवल ये था तो अब वो 3 लेवल में टूट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे L की वैल्यू 1 लूँ, मान लीजिए ये L की वैल्यू 1 के लिए है, तो इसके 3 लेवल स्प्लिट हो गए, -1 0 +1। ये कौन सी वैल्यू है ml की। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि हर एक L लेवल, जैसे L = 1 है तो कितने लेवल में टूट जाएगा 12 + 1। अगर L की वैल्यू यहाँ 1 है तो 2 + 1 3, तो L = 1 के लिए L 3 लेवल में टूट जाएगा, -1 0 +1। क्लियर। और ये कंडीशन किस टाइम होगी, जब आपने उसके ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस टाइम में। इसी को क्या बोलते हैं लार्मर थ्योरी, ठीक है। ये जो सारी बात बताई गई है ये आपको लार्मर थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बताई गई है। और जो मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, वो किससे बताया गया है लार्मर प्रिसिजन थ्योरी के अंदर। यानी कि इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आया है या फिर म्यू एल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आया है, ये सब बातें लार्मर नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। इसलिए जो वो थ्योरी वहां लिखी हुई है उसका नाम है लार्मर प्रिसिजन थ्योरी। ये आपको पहली वीडियो में मैं थोड़ा सा बता चुकी हूँ, आज अब एक्सप्लेन किया गया, इसलिए इस वीडियो के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे नॉर्मल जीमैन इफेक्ट का क्वांटम एक्सप्लेनेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो लार्मर प्रिसिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या फिर अगर L का Z कंपोनेंट B के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो क्या होगी, कुछ ना कुछ रोटेशन के बाद एंगुलर वेलोसिटी होगी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। एक बात ध्यान में रखो, कोई भी चीज रोटेट करती है या रिवॉल्व करती है तो किसी ना किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ करती है। तो ऐसे ही अगर L का Z कंपोनेंट B के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ क्या किसके रोटेट करेगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करेगा। उसी फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिजन, यानी कि उस घूमने की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, किस वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है। उसको डिनोट किया मैंने किससे, ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी आप पहले पढ़ चुके हैं, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लार्मर प्रिसिजन किसके बराबर होगी, म्यू एल डिवाइड बाई एल इंटू बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, म्यू एल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो ओमेगा इक्वल टू E/2m। E/2m कहाँ से आया, इस इक्वेशन से देखो, म्यू एल डिवाइड बाई एल किसके बराबर है, E/2m। और यहाँ पे सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो म्यू एल बाई एल, ये रेशियो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये रेशियो किसके बराबर है, चार्ज बाई मास रेशियो के, E/2m। और B क्या है, एज इट इज। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, E/2m इंटू बी। अब देखो इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू प्रिसिजन, अगर L का Z कंपोनेंट रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंज आएगा। जब तक वो रिवॉल्व नहीं करा था एनर्जी में कोई चेंज नहीं था, लेकिन जैसे उसने रिवॉल्व करना शुरू किया तो उसकी भी खुद ही कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी। पहले उसकी वजह से कोई एनर्जी जनरेट नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ रिवॉल्व करना शुरू हुआ तो कुछ ना कुछ एनर्जी अपने आप में क्या करेगा, जनरेट करेगा या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो कैसे डिनोट किया है उसको, इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू प्रिसिजन, की भाई इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से एनर्जी में जो चेंज आया वो क्या है, उस एनर्जी के चेंज को मैंने किससे दिखाया, डेल्टा ई से। डेल्टा ई इक्वल टू ओमेगा एल जेड। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल जेड क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ओमेगा एल जेड, अब देखो यहाँ पे आपके पास ओमेगा की वैल्यू है क्या, ओमेगा इक्वल टू E/2m इंटू बी। एल जेड की वैल्यू क्या है, इसमें देखो एल जेड इक्वल टू mL/2π। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे, ओमेगा डेल्टा ई इक्वल टू ओमेगा एल जेड। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट करो, एल जेड की वैल्यू यहाँ से पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू E/2m b, एल जेड की वैल्यू mL/2π। तो E/2m b mL/2π, इनको कंबाइन करके लिखो, डेल्टा इक्वल टू EBH, जो कांस्टेंट थे वो मैंने अलग कर लिए, जो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं यानी कि जो वेरिएबल है उसको अलग लिख दिया। तो EBH/4πm, E की वैल्यू कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, B एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, H प्लैंक कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट वैल्यू, M
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ये कांस्टेंट। ये सारी की सारी जो टर्म है ये कांस्टेंट है। सिर्फ कौन सी चीज पर बदलेगी, ml, यानी कि सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, अब देखो जब मैंने तुम्हें क्लासिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ाया था जीमैन इफेक्ट का, तो भी उसमें मैंने तुम्हें एनर्जी को वेव नंबर की टर्म्स में लिखा था। यहाँ पे भी मैं चेंज इन एनर्जी को वेव नंबर की टर्म्स में लिखूंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो वेव नंबर की फॉर्म में ही आते हैं। डेल्टा ई की टर्म्स में, यानी कि एनर्जी की टर्म में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल किस में आएगा? वेव नंबर की फॉर्म में। वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। एक पर्टिकुलर लेंथ में आप कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है वो क्या बताएगा उसका वेव नंबर। जैसे कि मान लीजिए आपकी वेवलेंथ है लैम्डा, तो इस लैम्डा वेवलेंथ के अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कितनी है वो क्या बताएगा वेव नंबर। तो डेल्टा ई को मैं वेव नंबर की टर्म्स में लिख दूं। डेल्टा ई को वेव नंबर की टर्म्स में डिनोट करते हैं डेल्टा टी से। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि एनर्जी का जो चेंज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, और साइन कैसा आएगा उसका नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो माइनस डेल्टा टी किसके बराबर? माइनस डेल्टा ई अपॉन एच सी, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा टी क्या दिखा रहा है? चेंज इन वेव नंबर। ये टी जो है ना ये वेव नंबर का सिंबल है। आगे डेल्टा लगने के बाद क्या दिखा रहा है? चेंज इन वेव नंबर। माइनस डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच सी। डेल्टा ई की वैल्यू पुट करो यहाँ से, ई बी एच अपॉन 4 पाई एम एम एल, ये लिख दिया यहाँ पे। डिवाइड बाई किससे करना है? एच सी से। ठीक है, अब देखो इसमें जो बढ़ने वाली टर्म्स है वो काट दो, एच को एच से काट दो, क्या बचा आपके पास? माइनस डेल्टा टी इक्वल टू ई बी अपॉन 4 पाई एम सी एम एल। ई बी अपॉन 4 पाई एम सी कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट को दिखाते हैं लोरेंज यूनिट से। क्या लिखा गया है? ई बी अपॉन 4 पाई एम सी इक्वल टू लोरेंज यूनिट एल डैश। ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास कॉन्स्टेंट है, इसको नोट करते हैं एल डैश यानी कि लोरेंज यूनिट से। तो माइनस डेल्टा टी यानी कि वेव नंबर में चेंज की वैल्यू क्या आ गई? एल डैश एम एल। यही वेव नंबर में चेंज आपको क्या दिखाता है? जीमैन इफेक्ट को दिखाता है। जब तक आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, लोरेंज यूनिट की कोई बात नहीं थी। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में पर्टिकुलर चेंज आया, फ्रीक्वेंसी में चेंज होने की वजह से एनर्जी चेंज हुई, एनर्जी के चेंज को ही मैंने वेव नंबर की फॉर्म में लिख दिया। अब आगे के एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि वेव नंबर में चेंज की वजह से एनर्जी में चेंज कैसे हुआ, और ये एल जो लेवल है ये स्प्लिट कैसे होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझेंगे कि अगर आपके पास पहले एल की वैल्यू 1 थी या एल की वैल्यू 2 थी, तो वो एमएल में स्प्लिट क्यों हुआ। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखते हैं जो आपके गेट में आया हुआ है। तो देखो अब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। एग्जांपल समझो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन कहाँ से? एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। लेट अस से ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम 1T2 to 1P1। ठीक है, कि 1T2 से 1P1 में ट्रांजिशन हो रहा है। इसके लिए आप जीमैन इफेक्ट लगा के बताइए कि लेवल स्प्लिट कैसे होंगे। अब जीमैन इफेक्ट के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एल की। तो मैं 2 लेवल बना लेती हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास है 1D2 लेवल और ये मेरे पास है 1P1 लेवल। जब तक मैंने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया था, ट्रांजिशन हो रहा है ऐसे, जब तक मैंने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया था, यानी कि नो फील्ड, तो लेवल कैसे थे? इस तरह से। इस केस में एल की वैल्यू क्या थी? 0, सॉरी इस केस में एल की वैल्यू थी 1 और इस केस में एल की वैल्यू है 2। तो अब यहाँ पे समझते हैं, फॉर 1D2 एल की वैल्यू 2। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ पे होती है? -L2 + L। -L2 + L है तो एम एल की कितनी वैल्यू हो गई? 5। -2, -1, 0, +1 और +2। सेम इसी केस में 1P1 के लिए निकालो। फॉर 1P1 एल की वैल्यू कितनी होगी? 1 और एम एल की वैल्यू वही -L2 + L। -L2 + L वैल्यू होगी तो एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 वैल्यू, -1, 0, +1, -1, 0, +1। यानी कि ये जो L = 2 लेवल है ये 5 लेवल में स्प्लिट हो गया, और जो L = 1 है ये 3 लेवल में स्प्लिट हो गया। इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ये मान लीजिए ऐसे स्प्लिट हो गए। ये ml = 0 बीच में, ml = -1, ml = -2, ml = 1 और ये क्या है? ml = 2। सेम L = 1 कितने में स्प्लिट हुआ? 3 में, -1, 0, +1। तो वही बना लो।
इक्वल टू 0, ml इक्वल टू -1 और ml इक्वल टू +1। ये कंडीशन किस टाइम है? जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, फील्ड इज अप्लाइड। तो देखो, जब तक आपने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो सिंगल लेवल थे। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो L इक्वल टू 2 लेवल स्प्लिट हो गए 5 में, यानी कि ml की 5 वैल्यूज में, और L इक्वल टू 1 स्प्लिट हो गया ml की 3 वैल्यूज में। अब इसमें एक चीज और है निकालने की, वो क्या है कि इन कंसेक्यूटिव लेवल के बीच का सेपरेशन निकालना है। इन लेवल को क्या बोलते हैं? जीमन लेवल्स। तो इन जीमन लेवल के बीच का जो सेपरेशन है वो भी हम निकाल सकते हैं। एग्जाम में कई बार निकालना आ जाता है कि जीमन लेवल के बीच का सेपरेशन निकालिए कितना होगा। वैसे उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, अभी निकाल के बताऊंगी मैं आपको। इन लेवल को क्या बोलते हैं? जीमन लेवल्स, या फिर वेव नंबर के जो लेवल है उनका डिफरेंस। मैं लिखती हूँ यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, इसी में लिखते हैं सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव जीमन लेवल्स। कंसेक्यूटिव मतलब जैसे ये और ये लेवल आपस में कंसेक्यूटिव है, ये और ये कंसेक्यूटिव है, ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है। जो एक लेवल से नेक्स्ट लेवल होता है उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव जीमन लेवल्स, ठीक है। और इसी सेपरेशन को एक चीज और बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वेव नंबर सेपरेशन। एग्जाम में कई बार ये टर्म यूज ना करके ये भी यूज किया जा सकता है कि वेव नंबर का सेपरेशन बताओ, तो आपको ये बताना है सेपरेशन, वेव नंबर सेपरेशन, ठीक है। मैंने आपको पहले उसमें फॉर्मूला क्या बताया था? डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ तो लगाओ, तो मत लगाओ, माइनस डेल्टा टी इक्वल टू क्या वैल्यू थी बताओ? L डैश ml, ठीक है। अब L डैश की वैल्यू में पता है क्या होती है? ml की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ वेव नंबर सेपरेशन किसके लिए? ml इक्वल टू -1, 4 ml इक्वल टू -1। डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा टी 4 ml इक्वल टू, यानी कि हम पहले डिफरेंस निकालते हैं ml इक्वल टू -1 और ml इक्वल टू 0 के बीच का। 4 ml इक्वल टू -1 लिख देते हैं डेल्टा टी डैश, क्या वैल्यू हो जाएगी? L डैश, और ml की वैल्यू -1, तो यानी कि माइनस का L डैश। 4 ml इक्वल टू 0, 4 ml इक्वल टू 0 डेल्टा टी डबल डैश, इसको नोट कर लेंगे। डेल्टा टी डबल डैश से क्या वैल्यू हो जाएगी? L डैश तो L डैश, और ml की वैल्यू कितनी है? 0, तो क्या वैल्यू हो गई? 0। तो अगर मुझे इन दोनों लेवल के बीच का सेपरेशन निकालना है तो इसके लिए जो डेल्टा टी की वैल्यू है और इसके लिए डेल्टा टी की वैल्यू, दोनों क्या कर देती हूँ? सब्ट्रैक्ट। तो डेल्टा टी डैश में से डेल्टा टी डबल डैश सेपरेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? डेल्टा टी डबल डैश माइनस डेल्टा टी डैश इक्वल टू 0 माइनस का L डैश, क्या आंसर आ गया? L डैश। अब देखो, अगर यही सेम कंडीशन आप ml इक्वल टू +1 और ml इक्वल टू 0 के लिए निकालते तो इस केस में क्या वैल्यू आएगी? L डैश, और इस केस में वही वैल्यू आएगी 0। तो L डैश -0 वही सेम वैल्यू L डैश, यानी कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव लेवल के बीच का सेपरेशन आप निकाल लीजिए, सेम टू सेम वही वैल्यू आएगी। डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा जो रहेगी वो L डैश के बराबर ही रहेगी, यानी कि वेव नंबर सेपरेशन या फिर सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव जीमन लेवल की कांस्टेंट वैल्यू है क्या? L डैश। ये वैल्यू आपको एग्जाम में निकालनी पूछ जा सकती है, या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए दो कंसेक्यूटिव जीमन लेवल के बीच की सेपरेशन क्या होगी? तो मैंने आपको निकाल के बता दिया सेपरेशन क्या होगी? L डैश। अब इस जीमन इफेक्ट में एक बात और समझने की है कि जीमन इफेक्ट के लिए आपके सिलेक्शन रूल क्या होते हैं? सिलेक्शन रूल्स, सिलेक्शन रूल्स बस यही है कि डेल्टा ml की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? या तो 0 या फिर +-1, तीन ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 या फिर -1 या फिर +1, यानी कि इन ट्रांजिशन का होने के लिए, ये जो ट्रांजिशन है इस ट्रांजिशन के एग्जिस्ट करने के लिए कौन सी डेल्टा ml की वैल्यू पॉसिबल है? या तो डेल्टा ml की वैल्यू 0 होगी, या फिर +1 होगी, या फिर -1 होगी। तो देखो 0 किस टाइम हो सकती है? 0 हो सकती है आपकी उस केस में जब ml इक्वल टू -2 ही यहाँ पे हो और ml इक्वल टू -2 ही नीचे हो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि डेल्टा ml की वैल्यू 0। सबसे पहले हम निकालते हैं जब डेल्टा ml की वैल्यू मेरे पास कितनी हो? -1। तो माइनस की वैल्यू किस केस में होगी? जब -2 में से -1 में ट्रांजिशन होगा, यानी कि जब ट्रांजिशन ऐसे होगा तो -2 -1 +1 कितनी वैल्यू आएगी डेल्टा ml की? -1 से जब 0 में होगा या फिर 0 से जब +1 में होगा तो डेल्टा ml की वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो ट्रांजिशन बना देते हैं,
इससे इसमें ट्रांजिशन हुआ और इससे इसमें ट्रांजिशन हुआ। इन तीनों के लिए डेल्टा एम एल की वैल्यू -1। अब डेल्टा एम एल की वैल्यू 0 किस टाइम पे होगी? जब -1 से -1 में ट्रांजिशन हो, 0 से 0 में ट्रांजिशन हो, प्लस के 1 से +1 में ट्रांजिशन हो। तो डेल्टा एम एल की वैल्यू क्या आएगी? 0। ट्रांजिशन बनाओ, -1 से -1 में ट्रांजिशन, -1 से -1 में, 0 से 0 में, 0 से 0 में ट्रांजिशन, 1 से 1 में ट्रांजिशन, 1 से 1 में ट्रांजिशन। ये जो 3 ट्रांजिशन डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा एम एल की वैल्यू कितनी है? 0। अगली देखो हमें क्या वैल्यू चाहिए? डेल्टा एम एल की वैल्यू +T1। तो कब होगी? जब 1 से ट्रांजिशन 0 में हो, 2 से ट्रांजिशन +K1 में हो, या फिर 0 से ट्रांजिशन -K1 में हो। तो बनाओ, 0 से ट्रांजिशन -1 में, 1 से ट्रांजिशन 0 में और 2 से ट्रांजिशन किसमें हो? 1 में। तो इन तीनों केस में जो डेल्टा एम एल की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? +T1। तो केवल और केवल ये जो 9 ट्रांजिशन मैंने बनाए हैं, केवल और केवल यही ट्रांजिशन पॉसिबल है। इनके अलावा और कोई भी ट्रांजिशन फील्ड अप्लाई करने के बाद पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको ट्रांजिशन बना के दिखा दिए, सिलेक्शन रूल समझा दिए, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो बता दिया, और डेल्टा एम एल एल के लिए एम एल की कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो बता दिया। अब न्यूमेरिकल इनसे बाहर नहीं आएगा। अगली वीडियो जो हम लाएंगे उसमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करना है, उनको सोल्व कैसे करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पूरी की पूरी फिगर बना लो, 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल तो निकल जाएगा। तो न्यूमेरिकल के निकलने के बाद आपसे एग्जाम में चाहे कुछ भी पूछा जाए, आप उस वैल्यू को बता सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू ये वाली होगी। अब ये इतनी सारी चीज़ थी हमारे पास। यहाँ तक आपका ज़ीमैन इफेक्ट का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो अगली वीडियोस में आएंगे वो हम ज़ीमैन इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे कि ज़ीमैन इफेक्ट में नेट और गेट में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखो, रिवाइज करो, जो नहीं समझ में आता वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लो। थैंक यू सो मच।